देख लो कागज पढ़ लिया था। संपूर्ण भारत जो बताओ, अब बहुत इंपॉर्टेंट डाटा देने वाला हो रहा है, उसे लिखोगे तुम निकाल कर। संपूर्ण भारत दो भागों में बंटा हुआ दिखाई देगा, एक तो ग्रामीण भारत, एक शहरी भारत। गांव की ना, मैंने कहा जो भारत, जो ओरिजिनल भारत है ना, वो आज भी गांव में बसता। ठीक 75% आबादी आज भी गांव में रखती है। उसके बाद शहरी आबादी कितनी है? 1/3%। 1/3 मतलब टोटल जनसंख्या का 1/3 आज भी शहरों में रखता। कुछ ज्यादा नहीं है, शहरों में कुछ नहीं दिखाई देने का तुमको, कुछ भी। उत्पादन में हमारे 3 क्षेत्र हो, एक तो प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीयक क्षेत्र, एक तृतीयक क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र हो इसे प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, इसे बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर है ना, जो प्राइमरी सेक्टर आज इसका योगदान ना, मैंने कहा आज इसका योगदान, प्राइमरी सेक्टर का योगदान, प्राइमरी सेक्टर के अंदर 42 से लेकर 43% लोग कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। उनकी इतनी जरूरत नहीं है। मैंने कितनी बार बताया था, मैंने कहा इनकी जरूरत नहीं है 42 से 43% लोगों की। इन्हें हटाओ, इस सेकंड सेक्टर में काम करने चाहिए। जब तक द्वितीय क्षेत्र प्रमोट नहीं होगा ना, देश के अंदर रोजगार की समस्या उत्पन्न होती रहेगी। जब तक तुम द्वितीय क्षेत्र पर ध्यान नहीं देने के, जितनी भी सरकार आई ना, उन्होंने सर्विस सेक्टर पर बूम करा। हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ कंप्यूटर आया, लेकिन औद्योगिकरण नहीं हुआ। कंप्यूटर इतनी तेजी के साथ बनवा, उन्होंने लोगों के जो रोजगार है वे छीन लिए। आया समझ में? बहुत सारे उदाहरण दिए मैंने। मैंने कहा ये, लेकिन क्या किया गया वर्ष 1951 से लेकर ना, वर्ष 1951 से लेकर और आज के समय तक, वर्ष 1951 से लेकर आज के समय तक एग्रीकल्चर क्षेत्र को, यानी एग्रीकल्चर क्षेत्र को, प्राथमिक क्षेत्र को पूरी तरह इग्नोर किया गया। क्या एग्रीकल्चर को क्षेत्र को इतनी बुरी तरह इग्नोर किया जा सकता? कभी नहीं। क्यों? एग्रीकल्चर ना आज ही भारत की जो व्यवस्था, उसकी रीढ़ की हड्डी, इसे हम बैकबोन कहते हैं। और आज हम तलाशेंगे कि जो हमारे प्राथमिक क्षेत्र जो कितनी अधिक मात्रा में रोजगार का सृजन कर सकता और ये कितना अमीर है। आया समझ लो? तो तुम पढ़ने के लिए कुछ इंपोर्टेंट डाटा भी देंगे, कुछ योजनाओं के नाम भी बताएंगे, तुम्हें घर से पढ़नी होगी। अब जब प्राथमिक क्षेत्र की बात आवा ना, पता लोग क्या समझते हैं? इसका मतलब सिर्फ कृषि समझते हैं। क्या समझते हैं? कृषि। कि प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य रूप से कृषि हो, नहीं। कृषि को जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना, तो इग्नोर नहीं करा। ऐसा कभी नहीं हो सका कि कभी भी कृषि से संबंधित सवाल ना हो। जब भी यूपीएससी हर साल कृषि संबंधित सवाल पूछो, इतना सारा डाटा तुम्हें पता लग गया। क्यों नहीं लिखोगे? तुम बहुत अच्छा लिखोगे कृषि संबंधित। तो एग्रीकल्चर का यहाँ प्राथमिक क्षेत्र का मतलब, जो कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब कृषि नहीं है खाली। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब 3 और पावरफुल सेक्टर, नाम बता रहा हूं, याद रखना। 3 और पावरफुल सेक्टर, 3 और जो पावरफुल सेक्टर का मतलब अक्षेत्र, 3 और अक्षेत्र। आज हमको वहां भी ध्यान देना। मैंने कहा अगर तुम भारत की, अगर ये एग्रीकल्चर पीछे रहेगा ना, ये समझ जाओ जो द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, जो हमारा सेवा सर्विस सेक्टर है, और जो हमारा द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र, ये सभी पीछे खींच लेगा। आया समझ में? हमारे यहाँ 1951 से लेकर तुम पंचवर्षीय योजना पढ़ोगे। क्या होता था? जैसे 1951 का समय आया, देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। और जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया ना, तो उन्होंने क्या किया? औद्योगिक नीति तो ले गए, कृषि में बहुत ही कम काम हुआ, बहुत ही कम काम हुआ। एग्रीकल्चर को 5, अब तक हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, वो हमारी 2017 में खत्म हो गई थी। तो जो पंचवर्षीय योजना इसलिए लाई जाती थी कि देश के अंदर 5 साल का प्लान बनाकर ना काम किया जा सके। लेकिन क्या हुआ था कि जितनी भी योजनाएं हैं ना, उसमें 5 की 5 पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत पूरी तरह एग्रीकल्चर को बहुत बुरी तरह इग्नोर किया गया। और आज ना ये एग्रीकल्चर इग्नोर करने की वजह से ये वेंटिलेटर पहुंच चुका। वेंटिलेटर समझते हो? मतलब आईसीयू में काम कर रहा है हमारा जो एग्रीकल्चर क्षेत्र। अगर ये एग्रीकल्चर क्षेत्र पीछे रहेगा ना, तो द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र दोनों को डुबा देगा। तुम कभी भी इसे इग्नोर नहीं कर सकते, कभी भी इस क्षेत्र को तुम लंबे समय तक इग्नोर नहीं कर सकते। और यहाँ तक तो सही था। वर्ष 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनाया गया। जब प्रधानमंत्री बनाया गया ना, तो उन्होंने क्या किया? औद्योगिक क्षेत्र को जबरदस्त मात्रा में काम किया। भारत एफडीआई गया, एफडीआई की परमिशन उन्होंने एग्रीकल्चर क्षेत्र में आने की अनुमति दी। सबसे उन्होंने कहा आओ तुम बाहर के निवेशकों, आओ भारत में निवेश करो, यहाँ निवेश करो, यहाँ कंपनी लगाओ, यहाँ कंपनी लगाओ। लेकिन पता कंपनी तो लगाई गई, लेकिन एग्रीकल्चर क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं दी गई। समझ आई बात? क्या इसे इग्नोर किया गया। आज ये सेक्टर में बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा। मैंने कहा जब तक ये सेक्टर प्रमोट नहीं होगा, तो इस सेक्टर को कभी बूम मिल नहीं सकता। अब सवाल क्या होगा? सवाल ये हो कि एग्रीकल्चर वर्ष 1951 से लेकर इन सरकारों ने पहली पंचवर्षीय योजना में क्या काम हुआ, पहली पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या काम हुआ, 12 की 12 पंचवर्षीय योजना में ना एग्रीकल्चर क्षेत्र को लेकर क्या क्या काम हुआ। एक तो तुम्हारा होमवर्क होगा, घर से देख कर लेकर आना तुम। वो मैं वीडियो भेज दूंगा, तुम ग्रुप में आराम से बता दूंगा कहां से देखा जा सकता है। तुम यूट्यूब से भी सर्च करके देख सकते हो।
आज समझ में क्या बताया मैंने? ए काम बताया, क्या बताया मैंने? एक दूसरे को वीडियो ग्रुप में शेयर कर दिया करो कि कहा कि कृषि क्षेत्र में वर्ष 1951 से लेकर ना और आज के समय तक कृषि के क्षेत्र में 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाओं में 5 साल में क्या क्या काम हुआ। आया समझ लो? जो मोटे मोटे क्षेत्र में काम हुए ना वो तुम्हें सब पता होना चाहिए, पूरी कहानी के तौर पर होना चाहिए तुम्हें। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा रिसेंटली में क्या डेवलपमेंट हुए। भाई 3 पावरफुल सेक्टर कौन से हो? जो ग्रामीण क्षेत्र का मतलब पता क्या समझे? सिर्फ कृषि नहीं, ग्रामीण क्षेत्र का मतलब कृषि नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 3 बहुत पावरफुल सेक्टर है, नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3। ध्यान से सुनना, पहले सेक्टर का नाम मैं बताने जा रहा हूं, नंबर 1। इसे कभी तुम इग्नोर नहीं कर सकते, कभी भी। आज समझ में लोगों को क्या देना, तुम प्राथमिक क्षेत्र में कृषि डोमिनेट करना है। अगर तुम कह रहे हैं भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है इतना पावरफुल है और इतने अधिक मात्रा में रोजगार के सृजन कर सकता, सामान्य नहीं समझ सकते। भारत का आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र है ना उसके अंदर सोना ही सोना। आज समझ लो, अब बताएंगे तुम्हें है क्या इसके अंदर, इतना पावरफुल है कैसे। तो पहला सेक्टर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, नंबर 1 पशुपालन, कभी इग्नोर नहीं कर सकते। पशुपालन, पशुपालन। अब तुम क्या करोगे? पशुपालन से संबंधित भारत सरकार ने वर्तमान समय में 5-7 सालों में जो भी काम करे वहां सब लिख लो। कुछ मैं समझाऊंगा, उसका योजना का नाम बताऊंगा, तुम घर जाकर पढ़ पाओ, यहाँ जोड़ लो उससे आराम से। आज ग्रामीण क्षेत्र, लोग ग्रामीण क्षेत्र का मतलब समझते क्या है? ये ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण का नाम लिया, कृषि, कृषि नहीं है। कृषि के अलावा और 3 पावरफुल सेक्टर है। नंबर 1 पशुपालन, कभी इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत अधिक मात्रा में आय का सृजन कर सकता। एक सरकारी नौकरी वाला भी इंसान फैला इसके सामने। उदाहरण में तो पहले भी दे चुका, आज फिर दूंगा, तभी इससे उदाहरण दूंगा। तीसरे नंबर पर जाओ, तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरे नंबर पर एकीकृत कृषि। क्या? इंटीग्रेटिंग फार्मिंग। देखो ना, एकीकृत कृषि, ये क्या देख लो, एकीकृत कृषि। कितने सेक्टर हो गए? 2 सेक्टर। ये ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत ये जो कृषि है ना उसके अलावा 3 बड़े सेक्टर है। एक तो तुम्हें पशुपालन दिखाई देगा, एक और क्षेत्र उसका नाम मत्स्य पालन। मत्स्य पालन, मत्स्य भैया, मत्स्य पालन। कितने सेक्टर हो गए? कितने सेक्टर हो गए? 3 सेक्टर हो गए। नंबर फर्स्ट पशुपालन, एकीकृत कृषि, इसे मिश्रित कृषि भी कहते हैं। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि, इसे तुम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स में देख लो, कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र के अलावा आज भी 3 बहुत पावरफुल सेक्टर है और यहाँ तुम्हें ध्यान देना होगा और यहाँ भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को पढ़ना होगा कि पशुपालन के लिए सरकार ने क्या किया। और पशुपालन पर ध्यान नहीं दिया गया ना तो ये आए समझ में, तो भारत के लिए कभी रोजगार का सृजन नहीं हो सकता। और एकीकृत कृषि के लिए सरकार ने क्या किया और अगर इसे प्रमोट कर दिया ना सरकार ने प्रमोट कर दिया और हाल ही में कौन सी योजना चलाई जा रही वो तो सब पढ़ना, ये तो तुम्हारा सिलेबस हो। उसके बाद जो मत्स्य पालन है और कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल है और कितनी अधिक मात्रा में रोजगार का सृजन कर सकता। और फिर तुम्हें समझ में आगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है ना और उसमें फिर कृषि को प्रमोट करोगे, कृषि को जो प्रमोट करोगे इस तरीके से प्रमोट करना एकीकृत कृषि के रूप में। और जैसे प्रमोट करोगे ये तीनों सेक्टर जैसे तुम प्रमोट करोगे और इसको फर्क पड़ेगा प्राथमिक क्षेत्र। जैसे प्राथमिक क्षेत्र बूम कर जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आज भी सेकेंडरी सेक्टर में इतना भी काम हो रहा है। सेकेंडरी सेक्टर के लिए जो कच्चा माल आ रहा है प्राथमिक क्षेत्र है, आज समझ लो सेकेंडरी सेक्टर में जितना भी काम हो रहा है ना उसके लिए कच्चा जो माल आ रहा है ना वो प्राथमिक क्षेत्र से आ रहा है। तो कच्चा माल अति मात्रा में उत्पादित होगा, फिर ये सेक्टर ऑटोमेटिक बूम कर जाएगा। जब भी बूम कर जाएगा ना ये टर्सरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र, ये भी ऑटोमेटिक बूम कर जाएगा। अब भारत में क्या हुआ? भारत में प्राथमिक क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया गया, इस पर तो ध्यान दिया ही नहीं गया। इस पर ध्यान देते चलो, इस पर भी ध्यान दिया, सीधे इस पे आगे टर्सरी सेक्टर पर। और एक विकासशील देश है ना, जब अपने अर्थव्यवस्था आगे बढ़ता तो उसके यहाँ एक जो स्पेशल चरण हो आगे बढ़ने का, पहले वहां प्राथमिक क्षेत्र बूम करेगा, फिर वहां सेकेंडरी सेक्टर बूम करेगा, फिर वहां टर्सरी सेक्टर बूम करेगा। कोई दिक्कत? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और कौन सा क्षेत्र? तृतीयक क्षेत्र। कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब हम समझते हैं कि पशुपालन इतना पावरफुल है क्यों? जो पशुपालन है इतना पावरफुल है क्यों? आप इसे इतना इंपोर्टेंस क्यों दे रहे? मैं पहले ही बताया तुमसे कितना पावरफुल है क्यों? पता है इतना पावरफुल है क्यों? मुझे एक बात बताओ मेरे, ये भारत के लोग एक सरकारी नौकरी पाने के लिए कितने साल मेहनत करते हैं? बताओ मुझे आज जरा। तमीज से अगर किसी बच्चे अच्छे बच्चे से पूछे ना तो 5-7 साल लगते हैं एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने में। 7 साल गवाए, सुनो गवाए। मैं सरकारी नौकरी का आलोचना नहीं कर रहा, बता रहा हूं तुम 7 साल उसमें गवा देगा, वो तैयारी करेगा, पैसा फूकेगा और 7 साल में कितने पैसे खर्च कर देगा? 2-3 लाख रुपए। 5-7 साल खाना पीना सब खर्चा सब कितना? 2-3 लाख रुपए, इससे ज्यादा।
और इनकम कितनी प्राप्त हुई, इस बात की गारंटी है कि उसकी नौकरी लग जाएगी? कोई गारंटी नहीं है। इनकम कितनी प्राप्त हुई, आय? 7 साल में पैसा खर्च करने के बाद कितना आय प्राप्त हुआ, उसका उत्पादन कितना हुआ? 0। सीमांत उत्पादन कितना उसका? 0। अच्छा, अब मुझे जरा एक बात बताना, ध्यान से सुनना जी। ये 2-2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, मान लो मोटे मोटे तेरे को 7 साल में उसको 3 लाख रुपए लगे। अब गांव के पास चलते हैं, गांव में महिलाएं है ना, जो ध्यान से सुनना, महिलाएं, पशुपालन कितना खतरनाक चीज है। अगर पशुपालन को ढंग से अच्छी तरीके से प्रमोट करा जाना, इसे सामाजिक मान्यता नहीं मिलती। ऐसा समझ लो, लोग बुरी नजर से देखते हैं सर। अगर इसे अच्छी तरह प्रमोट करा जाना, एक भैंस लगभग कितनी होगी? 50,000 की एवरेज भैंस मान लो, 50,000 की भैंस कितने की? तो 3 लाख में कितनी भैंस आ जाएगी? एक भैंस 50,000 की, तो 3 लाख में कितनी भैंस आ जाएगी? 6 भैंस। ठीक, मैं सरकारी नौकरी करने नहीं जाता हूं और तुम भी नहीं जाते हो। मैं अपनी जगह रख रहा हूं, तुम अपने आप को तुम अपनी जगह रख लो। ऐसा समझ, तुमने सरकारी नौकरी की तैयारी करी, तुमने 6 भैंस रख ली। पहले तुमने 6 भैंस रख ली। पता 6 भैंस कौन कौन सी, कितने कितने हजार वाली है? 50,000। मोटे मोटे तौर पर मान लो 50,000 रख ली तुमने। 50,000, देख लो भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र कितना पावरफुल है। कहां तुम बच कर जा रहे हो, कितनी बुरी तरह नोट कर रहे हो तुम इसे। आज समझ, 50,000 की एक भैंस, हमने 6 भैंस खरीद ली, 6 भैंस। और किसी अच्छे कैंडिडेट को पूछना, और यहाँ बैठे हुए दूध वाले, ये बताएंगे एक भैंस जो औसतन लीटर देना, जो सही भैंस हो और 10 लीटर दूध दे, लगभग 10 लीटर दूध। कितना? 5 लीटर सुबह को, 5 लीटर शाम को, एवरेज का तरीके से देखा जा। अभी ये तो 6 भैंस, एक भैंस 10 लीटर दूध दे रही, कितना? 10 लीटर। भैंस कितनी? 6, तो 6 गुना कितना हो? 10, ये बैठेगा 60 लीटर। 60 लीटर एक दिन में दूध दे रही 6 भैंस। कोई दिक्कत? और शहर में होता कितनी डिमांड है, हर तरफ अर्बनाइजेशन हो रहा है दूध की, और प्योर दूध की महंगा नहीं मिलता। ये बैठे दूध वाले, इनसे पूछ लेना कितना पानी मिला के बेच रहे हैं, ऐसे समझ लो। और तब भी प्योर नहीं देते, और तब भी इतना है। देखो, और शहर में देखो कितनी डिमांड है, बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में डिमांड है। कोई काउंटिंग है, कोई गिनती नहीं है, ऐसे समझ लो। और मुझे तो यहां तक हैरानी हो, दिल्ली में 200 रुपए लीटर दूध नहीं मिलता, 500 रुपए लीटर दूध खरीदने तो यार लोग, प्योर होना चाहिए, मिलता ही नहीं। ऐसे समझो, इतनी डिमांड। चलो मोटे मोटे तरीके, एवरेज तरीके से मान लो, यहाँ 1 लीटर 50 रुपए का, इतने में 50 रुपए का। और शहरों में इसकी डिमांड 2 गुनी हो जा, 100 रुपए लेने को तैयार है लोग शहरों में 100 रुपए लेने को तैयार है। धर हिम्मत तो नहीं चाहिए बेचने की 100 रुपए का। मैं मान लिया शहर में, शहर के हिसाब से जोड़ रहा हूँ, सुन ध्यान लगाएगा। यहाँ लिखा हुआ 60 लीटर, 60 लीटर। मैंने मान लिया मोटे मोटे तौर पर 100 रुपए का 1 लीटर। कितने का? 100 रुपए का। गुणा करियो एक दिन में। ओह सुन लो, एक 60 लीटर दूध लिया, टोटल कितना बैठ गया? 6,000। एक दिन की इनकम 6,000। वो कैंडिडेट जो तैयारी करने जा रहा था ना, 7 साल बर्बाद कर दिए जिसने हमने, और वो पहले दिन से ना, वे 7 साल में जितना पैसा लगा हुआ, उसने 6 भैंस इकट्ठी करी और एक डेयरी खोल दी, और वहां ना 6,000 रुपए की इनकम उसकी एक दिन की। माने डियर छात्र, 6,000 रुपए की इनकम उसकी। और 6,000 रुपए ना, मान लो मोटे मोटे तौर पर 6,000, ध्यान से सुना, 6,000। और एक महीने में कितना बैठेगा? एक महीने में 30 दिन हो, 3 तो गुना हो तो कितना बैठेगा? 6 18, 1,80,000। ऐसी कौन सी इनकम जिसमें पहले महीने की सैलरी 1,80,000? ऐसी कौन सी इनकम, ऐसी कौन सी नौकरी भारत के अंदर आज तक भी ऐसी नौकरी पैदा नहीं हुई जिसको डायरेक्ट जाओगे तुम, जाकर तुम्हें 1,86,000 इनकम मिल जा, 80,000 इनकम मिल जा। एक नौकरी का नाम बताओ तुम मुझे पूरे भारत के अंदर। टोटल ग्रेड पे 4600, जो पहली जो हायर सैलरी ना नौकरी लगेगी तुम्हारी, तो तुम्हें 56,000 मिलेगी स्टार्टिंग में। 1,80,000 कभी भी मिल सकते। बात समझ में आया? पशुपालन, ठीक। ये जो मैंने उदाहरण दिया, उसका इतना बजट नहीं है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही है, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही है। ये बात तुम दूसरों को बता सकते हो, तुम्हारे घर में आसपास जो भैया नहीं तो नहीं रखते थे, अभी मैं घर जाऊंगा। घर जाओगे? हाँ। अच्छा, ऐसे रात लाई रखते। देखो उसका फोटो। मैं इसे जाओ। पता लगा तुम्हें कि कितना पावरफुल है ये? अगर हमने टैक्स गांव की महिलाएं, गांव की महिलाओं कैसे एडवाइस दे सकते हो, सलाह दे सकते हो? आज नहीं तो कल तुम आईएएस ऑफिसर बनोगे और जाओगे, ओह तो कहीं तुम सबको सलाह दोगे, तुम्हारे बच्चे उठाओ और तुम जाओ जल्दी जल्दी आईएएस बनाओ।
ये सलाह दे जाएगा। उसकी इतनी स्थिति ना खराब हो, उसके लिए वित्तीय इनकम का सर्जन करना हो तो गांव में जाओगे और किसी आसपास ग्रामीण क्षेत्र में तुम्हारी पोस्टिंग हो जाए तो उससे बताओगे क्या कि ग्रामीण क्षेत्र कितना पावरफुल है, प्रमोट करने के लिए करोगे क्या? तुम नीति कैसे बनाओगे जो तुम्हें इनकी जानकारी नहीं होगी ग्रामीण क्षेत्र की, आसपास तुम्हारी सोसाइटी से जुड़ाव नहीं होगा बिल्कुल भी, तो यही तो बताओगे सर। 50,000 की एक महिला एक भैंस खरीदी, उसने 10 लीटर दूध दे रही है, ध्यान से सुनना अच्छे से, 10 लीटर दूध दे रही है, 1 लीटर की कीमत 100 रुपए है, गुणा करके 1000 आया, गुणा कर 30 दिन में कितना बैठेगा? 30,000। कितना बैठेगा? 30,000। कितना बैठेगा? क्या होगा? एक महीना 50। तो बताओ एक महीना की इनकम कितनी होगी? कितने बंदे हो? अमाउंट कितना खर्च करना? और 50,000 तो भारत सरकार तो लोन में मिल जा, नहीं है तो लोन में मिल जा। इस तरह की तुम्हें एडवाइस देनी गाँव में जाकर। आज मैं बताना चाह रहा हूँ पशुपालन क्षेत्र से प्रमोट किया जा, कितनी अधिक मात्रा में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और कोई तुम्हें ये नहीं कह सकता तुम काम क्यों नहीं कर रहे, कोई तुम्हें एडवाइस नहीं दे सकता। और चाहिए क्या? एक घंटी घास की चाहिए, और नहीं चाहिए ना तो मार्केट से लाकर डाला जा सकता चारों से। एक घंटी घास की चाहिए वो तो कहीं से भी मिल जाएगी। आज ग्रामीण क्षेत्र में घास की कमी नहीं है। कितनी इनकम उसकी? 30,000। और जो पहली इनकम हो ना, जो ग्रुप सी तैयारी करो उनकी सैलरी हो 25,000। ग्रुप सी तैयारी करो, जो ये बच्चे 7-7 साल तैयारी करो ना, 7-7 साल, उनकी प्राइस इनकम कितनी हो? 25,000 मात्र। पुलिस में नौकरी लोगी 25,000, और साल कितने बर्बाद हो गए? 7 साल। तो क्या आउटपुट निकल गया? कुछ भी आउटपुट निकल गया। समझ में आया? देखो कितना पावरफुल है एग्रीकल्चर क्षेत्र। एग्रीकल्चर के अलावा जो पशुपालन है, ठीक, तो यहाँ काम किया जाना चाहिए। ठीक, सरकार ने चलाई कामधेनु योजना। कामधेनु योजना, आज के बाद पशुपालन से संबंधित कोई भी योजना हो ना तो यहाँ लाकर जोड़ देना, यहाँ लाकर जोड़ देना कि पशुपालन के क्षेत्र पे ये काम करा सरकार ने। अगर पशुपालन का ग्रोथ होगी ना तो एग्रीकल्चर क्षेत्र प्रमोट होगा, अगर प्रमोट होगा ना तो प्राथमिक क्षेत्र प्रमोट होगा, अगर प्रमोट होगा ना, अगर इसे तुम संरक्षण दोगे तो इसका भी संरक्षण होगा, ये ऑटोमेटिक बूम कर जाएगा, बूस्ट कर जाएगा। बूस्ट करने का मतलब इसमें इसकी समृद्धि बढ़ जाएगी, इसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, इसकी भी ग्रोथ बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, भारत को ना विकासशील देशों की श्रेणी से निकालकर विकसित देशों की श्रेणी में डाल सकते हैं। ठीक, एग्रीकल्चर क्षेत्र के अंदर हम पशुपालन को प्रमोट कर, पशुपालन से संबंधित जो भी जानकारी होगी ना तुम्हें एक अलग से नोट्स बनाना होगा इकोनॉमिक्स में डालकर। अब पशुपालन से संबंधित जो भी काम हो रहे होंगे देश के अंदर, जो उनकी भी योजना चल रही होगी, ये हमारा नोट्स आज का काम हुई है हमारा HW। पता लगा क्या काम है हमारा आज का? पता लग गया? मैं पशुपालन से संबंधित सारा काम भेजो तुम्हें, जो तुम सब कुछ लिखना होगा तुम्हें पशुपालन पर। क्या समझ में आया कि पशुपालन से संबंधित क्या क्या योजना चला जा रही है? पशुपालन में पशुपालन का महत्व बताया तुम कि पशुपालन कितना खतरनाक है। समझ में आया नहीं आया? पशुपालन पावरफुल है, सेक्टर है नहीं है। इधर सरकारी नौकरी वालों को फाइल कर दिया अभी एक महीना का उदाहरण दिया मैंने तुम्हें, 30,000 उसकी इनकम हो सको, लोगों को सलाह दे सको। और गाँव में ना अधिकांश महिलाएं इस तरह अपना वर्क कर रही। हाँ, एक महीने की सैलरी 30-30,000 रुपए किसी के यहाँ। समझ में आ बात है? एक भैंस की जरिए बिल्कुल 20-30,000 रुपए कमा रही। और मान लो उसमें 10,000 का चारा भी निकाले तब भी 20,000 बच रहे। और कंपनी में जाएंगे टोटल 10-12,000 रुपए, और 10-12 घंटे काम करना पड़ेगा। और वहां कुछ नहीं, पूरे दिन अपने घर, वहां कुछ भी नहीं, आपको पूरे दिन अपने घर, दूसरे की सुन लेनी, ऐंठ की टैट, दूध वाले को डायरेक्ट बोल लो, लेना हो लेनी तो निकल आया। समझ में? यहाँ काम किया जा सके आज समझ लो। और बिजनेस खुद का अपना बिजनेस है, लेकिन पता क्या है, समाज में मान्यता नहीं देते। आज समझ लो, हमारे खुद के घर में ना इतना पशुधन था, उसे धीरे धीरे उसे हटाया जा रहा है। क्या पता क्या कह रहे, कह रहे ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा आने भारत का भविष्य ना इसी क्षेत्र में, ये क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र को रोजगार दे सके, ये ऐसा सेक्टर है पशुपालन, इसे प्रमोट किया जाने की सकता। आज नहीं तो कल तुम IAS अधिकारी बनोगे ना, गांव में तुम्हारी पोस्टिंग होगी, जिस जिले में तुम्हारी पोस्टिंग होगी, और ग्रामीण क्षेत्र हुआ तो जाकर सलाह देना
पशुपालन को इग्नोर नहीं कर सकते। इस तरह समझाना होगा तुम्हें, वहां के लोगों से जुड़ना होगा, गांव गांव गली गली जाकर समझाना होगा तुम्हें कि तुम इस तरह कितनी इनकम प्राप्त कर सकते हो। भारत का प्रत्येक इंसान कभी भी सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता और ना निजी क्षेत्र में भी काम कर सकता जब तक इसे प्रमोट नहीं करने के, इसे डिनोट नहीं कर सकते। तुम क्या सोच रहे सारे सरकारी और प्राइवेट में काम कर लेंगे? टोटल सरकारी प्राइवेट दोनों मिलाकर 23 करोड़ रोजगार है। कितनी बार बताऊं? भारत की जनसंख्या 121 करोड़ 2011 की जनगणना के मुताबिक, अब और 138 करोड़ रुपए, मतलब करोड़ जनसंख्या 138 करोड़, समझ में आया? तो अंदाजा लगा सको सभी लोगों को नहीं रोजगार मिला जा सकता। इसलिए भारत के अंदर ना तुम्हें समग्र रूप से सोचना होगा, अपना सोचने का दायरा बहुत बढ़ाना होगा। ये सब इसे इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। पता लगा ये बहुत पावरफुल सेक्टर है। मैंने कहा था तीन बहुत पावरफुल सेक्टर है। आ जाओ अब एकीकृत कृषि, इसे भी समझ लो। ठीक, इस सरकार ने से कुछ प्रयास किए। जब भी सरकार ने आज के बाद पशु संबंधित कुछ भी आया यही लाकर जोड़ देना, यही लाकर जोड़ देना। आज समझ में, अगर ये प्रमोट होगा ना तो कृषि क्षेत्र प्रमोट होगा, और जब कृषि क्षेत्र प्रमोट होगा ना प्राथमिक क्षेत्र प्रमोट होगा। आज समझ, इसमें ग्रोथ होगी। जब इसमें ग्रोथ होगी ना, ग्रोथ मतलब समृद्धि होगी, विकसित होगा। जब ये विकसित होगा, ये विकसित होगा, इसके अंदर समृद्धि होगी, इसके अंदर समृद्धि होगी। इस तरह का हम विकासशील देशों की श्रेणी से विकसित देशों की श्रेणी में आ सकते। आज समझ लो। ठीक, कहानी का दूसरा भाग चल रहा है, कहानी चल रही, ऐसा सिलेबस को जोड़ना पड़ा। अब एकीकृत कृषि को ले लो, 2019 में सवाल पूछा इसमें यूपीएससी में। क्या सवाल पूछा है इसका मतलब समझो क्या हो। मैंने कहा तुम्हारा खेत कोई, ठीक, हमारे पास 3 बीघा खेत, एक हुई हमारे पास कितना, 3 बीघा, 3 बीघा खेत हमारे पास। इस 3 बीघे खेत मानो ना हमारे यहाँ 8 कुंटल का उत्पादन हो, 8 कुंटल क्यों निकला बराबर। मेरे यहाँ जो खेत है ना बराबर वो भी 3 बीघे का, मेरे बराबर जो खेत है वो भी 3 बीघे का, साइड में खेत है वो भी 3 बीघे का। इस तरह बहुत बड़े बड़े चक बने हुए साइड में, 3 बीघे के खेत है, सबके पट्टे मिले हुए ना। ऐसे समझो कोई दिक्कत है। ये जो 3 बीघे खेत है ना, अब इनके खेत में जो उत्पादन होगा 8 बीघे का उत्पादन होगा, 8 कुंटल का उत्पादन होगा इनके भी। यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तो गेहूं है ना, उस गेहूं को उठाएंगे हम मार्केट में जाकर लाके बेच देंगे 2000 रुपए क्विंटल। ये तो बेचेंगे, वहां से पता कौन खरीदेगा, वहां तो खरीदेगी कंपनी वहां, बिस्किट बनाने वाली कंपनी वहां, पार्ले जी वाली वहां। समझो, और जैसे वो खरीदेंगे ना इतना सा आटा लेंगे और उसके ना इतने सारे बिस्किट बना देंगे, इतना सा आटा लेकर और दूसरी मटेरियल बनाकर ना उसमें इतने सारे बिस्किट बना देंगे। जो तुमने 2000 क्विंटल का एक गेहूं बेचा था ना सर, उसके ना 20,000 बनाकर हमें बेच रहे। 2000 क्विंटल रुपए का तुमने गेहूं बेचा था सर, उस गेहूं की बिस्कुट बनाए ना, पैकेट में पैक करे और गांव के अंदर ही आ रहे हैं। ऐसा गांव वालों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये कंपनियां कहां लगी हुई, ये कंपनियां कहां लगी हुई सारी शहरों, और शहरों में ये द्वितीय का क्षेत्र ये प्रमोट हो रहा है। पैसा ही कमा रहे, पैसा ही कमा रहे, मेहनत ही कर रहे बेचारे। पता क्या होना चाहिए अब सरकार को, पता क्या करना है, एकीकृत कृषि करनी चाहिए। इसे बोलो मिश्रित करते, जो तो वह कंपनी है शहर में, ये बेचारे क्या करेंगे, यहाँ तक अपना गेहूं उठाएंगे, यहाँ तक सड़कों के जरिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, शहरों में ले जाकर छोड़ देंगे। शहरों में क्यों क्यों ना, एक काम करो, जो पार्ले जी बनाने वाली बिस्किट की कंपनी थी, इन सबको कहते हैं, एक काम करो ना तुम, यही सी कंपनी को बुला लो, यहाँ लगाओ इसकी जड़ में कंपनी। आया समझ में, इसकी बराबर में लगाओ जड़ में कंपनी। और ये जो 8 कुंटल मैंने मेरे खेत में गेहूं पैदा हुआ था ना, इस 8 कुंटल को यहाँ डाल लूंगा और अपनी पार्ले जी बिस्किट बना के बेचूंगा। 8 कुंटल को जो 20,000 रुपए का फायदा उसे हो रहा था ना, इस शहरी क्षेत्र को, वो ऐसा क्षेत्र को फायदा होगा। जब तो शहरी क्षेत्र अमीर बन गया, क्यों बन गया, ये दिमाग की खेल है। बता दो, इतना सा रोड ले लो, इतना सा रोड, गांव के बच्चा आया उठाया, उसने क्या किया, इतना सा रोड कोई 25 रुपए का ठग बेच दिया। वो 25 रुपए का जो ना उन्होंने बेच दिया, वो शहर में चला गया, शहर में वो कंपनी में चला गया, ब्लेड बनने वाली कंपनी जिसमें सेविंग करते हैं, वो कंपनी, एक ब्लेड की कीमत कितनी, 2-3 रुपए इतनी बैठेगी। उसके ना 25,000 ब्लेड बनाए, 25,000 ब्लेड बनेंगे उसके। अगर बना के बच्चे 2-3 में गुणा कर लो, कितना बैठेगा, 20-25,000 रुपए, उसने उससे 20-22,000 रुपए कमा लिए। गांव वाले में कितने बेचा था, 25 रुपए का। ये तो दिमाग की बात है। तो अमीर कौन सा हुआ, अमीर ग्रामीण क्षेत्र हुआ कि शहरी क्षेत्र हुआ। और आज भी भारत में हुई, तो आज भी तो भारत में हुई है। आज में इसलिए तो कहता हूं तुम, ये जो एकीकृत कृषि, सब कुछ एक जगह, एकीकृत इंटीग्रेटेड कृषि, फार्मिंग, सारी फार्मिंग की एक जगह। अच्छा, गेहूं आटा पिसने चक्की हुई सी, शहर में जाना नहीं। अच्छा, जो पार्ले जी में बिस्किट बनाने वाली कंपनी हुई सी। अच्छा, टमाटर पैदा हो रहे, कोई बात नहीं, सॉस बनाने की कंपनी हुई सी, सब कुछ हुई सी। और वहां से जाकर बेचो। अब भारत में बिकेगा, फिर गांव में कंपनी लगी हुई और गांव में कृषि हो रही। ऐसा वहां अमेरिका में ऐसे तो हो, गांव में कंपनी लगी हुई, गांव में कृषि हो रही और फिर गांव में सामान बिक रहा है। और हमारे यहाँ समस्या क्या, भारत में समस्या कृषि उत्पादन हो रहा, पता कहां, गांव में, फिर जाओ कहां, शहरों में।
शहर में जाएगा नहीं, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर कहाँ होगा, गांव में। तो अमीर कौन होगा, शहर वाले। है समझ में, ये शहर वाले अमीर होंगे। अब किसकी जेब में पैसे निकालेगा, गरीब आदमी की जेब में पैसे निकालेगा, अमीर आदमी की जेब में डालना जा रहा है। अब ये 3 कर्फ्यू भी लाए थे, आए थे, अब तीनों को पढ़ना जाकर, और तभी से पढ़ना जब रहेगी क्या, उन्होंने ही तो प्रावधान किया गया था। ये तो करना चाह रहे थे एक जगह। अगर जो 3 कर्फ्यू बिल लागू जाते हैं ना, वहां इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर ध्यान दिया जाता है, एकीकृत कृषि। एकीकृत कृषि चक्कर में होने की ना, देश के एग्रीकल्चर क्षेत्र को जाकर नहीं बढ़ने का। इसका महत्व समझ में आया तुम, इसका महत्व समझ में आया होगा, सबकी ना अंदर थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा होगा तुम्हारा आज, समझ में आया कि पशुपालन क्षेत्र की तरफ कितना महत्वपूर्ण। एकीकृत कृषि समझ में आया। अब ये 30 नंबर समझ लो, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन वाला समझ लो, उदाहरण मैंने पहले दे रखा है, लेकिन आप थोड़ा तरीके तरीके से उदाहरण दे दो। भारत की जीवोग्राफिकल सीमा है, भारत की बाउंड्री है, ये तटीय राज्य 9 राज्य हैं, 5 राज्य इधर, 4 राज्य इधर, 5 राज्य इधर और 4 राज्य इधर, 5 से कितने हो जाएंगे, 9 राज्य के पास तटीय सीमा लगती है। तटीय सीमा, तटीय सीमा। जरा एक बात बताओ मुझे, इतना इतना क्षेत्र में समुद्र नहीं है हमारा, तो यहाँ जो मछुआरे मछली नहीं पकड़ते, तो हमने क्या करा इसके लिए, इतने भाव को हमने वर्ष 2019 के बजट में निर्मला सीतारमण ने बताया, क्या कहा, यह एक अलग ही इकोनॉमी है, और जो पानी हो समुद्र का नीला नहीं होता, इसका एक अलग नाम रख दिया, कहा ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, एक अलग अर्थव्यवस्था नाम दिया, नीली अर्थव्यवस्था, नीली अर्थव्यवस्था अलग ही नाम दे दिया। इग्नोर नहीं कर सकते। अभी तुम उदाहरण लेता हूँ, मत्स्य पालन कितना भी जो ये मत्स्य पालन, अच्छा ये बताओ 1 किलो मछली कितने की होगी तुम्हारे हिसाब से, मछली का प्राइस, जो एक मूंछ वाली मछली हो, उसको मंगूर क्या बोलते हैं, कैटफिश जिसे बोलते हैं, जिसकी मूंछ वाली मछली सबसे ज्यादा डिमांड हो उसकी 250, मैडम ने बताया 250। एक मछली 1 किलो की लगभग हो जाए, एक मछली लगभग 1 किलो की हो जाए, जहां तक मुझे जानकारी है। देखो ये अब तो बता दो, इसका महत्व समझाता हूं तुम्हें। मत्स्य पालन को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। आज भी ना जो समुद्री उत्पाद भारत की जीडीपी में जबरदस्त उत्पाद, जहां समुद्री उत्पाद इतना पैदा कर रहे हैं, बाहर भी निर्यात कर जा रहे हैं, यहाँ बाहर भी बेच जा रहे हैं, जिससे $1 प्राप्त हो रहा है, इतना समुद्री उत्पाद पैदा कर रहे हैं। मत्स्य पालन के बारे में सुन लो, ये समझ रहे हैं। अच्छा मैं डीडी किसान देख रहा था, सुन लो, डीडी किसान देख रहा था, और डीडी किसान में मैंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देखा। देखो उन्होंने कहा पता क्या, 1 किलो बीज ले लो, 1 किलो बीज की कीमत केवल 1000 रुपए, इसके आसपास, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, तुम जानकारी जुटा लेना। 1 किलो बीज मछली वाला, एक तुम ना खड्डा ले लो, गांव में क्या हो, जमीन पड़ी रहा है, खाली जमीन पड़ी रहा है, सबके हम कुछ ना कुछ जमीन, मान लो 25 फीट की जमीन पड़ी तुम्हारे यहाँ, 20-25 फीट की जमीन, जितना एक कमरा हो, एक कमरा हो, और 2-3 कमरों की जमीन, आया समझ में। गांव में इस तरह सब जगह तुम्हें पक्का मिलेगी, खाली जमीन पक्का मिलेगी। उसमें अगर तुमने क्या कर दिया ना, उसे 4 फीट गहरा खोद खड्डा बना दिया, 4 फीट खोद का गहरा गड्ढा बना दिया ना तुमने, और उसके अंदर क्या किया तुमने, उसके अंदर 4 फीट गहरा खड्डा खोद बना दिया, उसके अंदर अंदर से उसके अंदर पन्नी बिछा दी और पानी भर दिया। गाँव में इस काम में बहुत माहिर हो लोग, आया समझो, भर दिया पानी, उसके अंदर ये मछली का 1000 रुपये भी डाल दिया, ये बनकर तैयार होगी ना, इधर इन्हें बनने में केवल 3 महीने का समय लगा। कितने का, 3 महीने, 3 मंथ का। और ये 1000 रुपए के बीज था ना, जो मछलियां लगभग 1000 रुपए के बीज, तो मछलियां 20,000 मछलियां पैदा होगी, और 20,000 में तो कुछ बढ़ जाते हैं, मान लिया मोटे मोटे तौर पर 5,000 मछलियां पैदा होगी। कितनी कितनी 5,000 मछलियां, कुछ मरेगी, मैंने मोटे मोटे औसतन मान लो, कितने महीने में कितने 1000 रुपए बीज डालेगा, कितनी मछली के पीस पैदा हुए, 5,000। अरे एक मछली की कीमत मैडम बता रही 250 रुपए, कितनी 250 रुपए, और 250 गुना कर देगा मुझे 5,000। अब मोटे तौर पर देख लो ना, गुना करो उसकी, 25 पंजे 125, 25 पंजे बैठ टका 125, बताओ कितना बैठ टका, 25 पंजे 125, कितने मिंजे बैठे, 1 2 3 4, इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख 50,000, 3 महीने में 12 लाख 50,000। कौन सा बिजनेस है जो 3 महीने में 12 लाख 50,000, एक महीने की इनकम 4 लाख, एक महीने की इनकम 4 लाख,
और चाहिए क्या? कुछ नहीं, मात्र 1,000 रुपया खर्चा। आज समझ में, चार पांच फिर 11 खड्डा, अगर इससे भी काट दो ना तुम, इसका आधा भी जोड़ो तब भी 6 लाख। ऐसा कौन सा बिजनेस है जो तुम्हारा एक 3 महीने के अंदर, 3-4 महीने के, 3 महीने के अंदर लाख तुम्हारा 12 लाख हाथ रुपये तुम्हारे हाथ में थमा देगा? बताइए जरा मुझे, तुम कैसे कह सको भारत का ग्रामीण क्षेत्र, भारत का ग्रामीण क्षेत्र गरीब है? आज समझ में, ठीक है बताऊं, भारत के लोग काम करने नहीं चाहते, काम करने वालों की कभी, काम की कभी नहीं है। उदाहरण दूं, आज मैं अपनी गाड़ी लेके आ रहा था, जैसे अपनी गाड़ी लेके आ रहा था ना, तो रास्ते में जाम लगा हुआ था जबरदस्त वाला। और जब मैं अपनी गाड़ी खड़ी करता हूं ना, दिक्कत क्या थी, एक उसके पीछे सिलेंडर वाला खड़ा हुआ, एक उसके पीछे कार खड़ी हुई, 2-3 कार आगे खड़ी हुई। और प्रॉब्लम क्या थी, सामने एक ना रेड़ा खड़ा हुआ था, उसके अंदर सामान भरा हुआ था, सामान भरा हुआ था उसके अंदर, ठीक। और मेरी गाड़ी 4-5 गाड़ी के पीछे डायरेक्ट। मैंने देखा क्या हुआ, तो 2 मिनट तो मैं बैठा हुआ, मैंने वो भी हटागा, मुझे पता लगा था रेड़ा खड़ा हुआ सामने, किसी ने नहीं हटाया, सब शांति से बैठे हुए। अब पता मैंने कितनी देर हो खड़े, मैंने पूरी 30 मिनट हो गए यहाँ खड़े। फिर नीचे उतरा, गाड़ी मैंने बंद करी, फिर मैंने रेड़ा वहां से हटाया और आगे लेगा उठा, और सब मुझे देख रहे। कोई काम करना नहीं चाहता बिल्कुल भी। भारत के अंदर काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी। बता, भारत के लोगों की मानसिकता है ना दूषित, दूषित। इतनी देर में ना मैंने, और सब ना बस मुझे देखते ही रह गए। मैंने उसे हटाया और आगे कर दिया, तो क्या मैं छोटा होगा सब? आज बोलो, भारत के अंदर ना कोई भी काम छोटा नहीं होता, ना कोई काम बड़ा होता। समझ आई बात है? भारत के लोगों की मानसिकता देखो, सब एसी के अंदर बैठे हुए, कह रहा यार 1 घंटे से कोई हटा नहीं रहा। मैंने पता क्या कहा, मैंने कहा बैठते तू, जो तू बैठा भाषण दे रहा 1 घंटे से, इसे उत्तर को तू भी आगे कर सकता। समझ में? इसे तू भी आगे कर सकता जाकर, तो 1 घंटे का तू भाषण दे रहा बैठा हुआ, तेरी 30 मिनट बच जाती है। तू कह रहा मैं ही क्यों बोलता हूँ? मैंने कहा ठीक है, देखो अपना अपना ही। समझ में? तो करने वालों की कमी, काम की कमी नहीं है। अब भी कह रहा हूं, देख लो, अंके खोल लो। और ये ना तुम लोगों को सलाह देनी है, सरकार की ना, सरकार की नाक में दम होगा समझाते समझाते, ये वाली योजना चलाओ, ये वाली योजना चलाओ, वो वाली योजना चला, ये वाली योजना चला। सरकार को सारी बातें पता है, क्या तुम सोच रहे पता नहीं होना? मैं तो सरकारी चैनलों को देख बता रहा हूँ, इससे पता सरकार लोगों को भी समझा पा रही। अब मुझे समझाने में 1-1.5-2 घंटा लगा, तुम किसी के पास तुम बैठ कर समझा दोगे इस तरह? मैं चंडी को यहां तक खड़ा हो आज, और यही तो तुम्हारा काम है। तुमको करना क्या है, तुम ना इस सर्विस में जाने के बाद लोगों को समझाना ही तो, कनेक्ट करना अपने से और जोड़ कर बताना, देखो कितना पावरफुल सेक्टर है, कितना रोजगार है यहां से। अब बताओ, 3 नक्षत्र समझ में आए नहीं, कोई दिक्कत? अब तुम्हें क्या करना, आज के बाद पशुपालन से संबंधित कुछ भी योजना दिख गई, या नाम दिख गया, या अधिनियम दिख जा, उसे कलेक्ट करके एक जगह लिख देना, बेझिझक होगा। एकीकृत कृषि या मिश्रित कृषि संबंधित कुछ भी डाटा तुम्हें दिखता हो, या इकोनॉमिक सर्वे में आया हो, बजट में आया हो, तुम्हारे कान और आंखें खुली होनी चाहिए, उसका डाटा उठाकर कलेक्ट करके अपने नोट में डाल देना। मत्स्य पालन से संबंधित कुछ भी हो, कुछ भी योजनाएं, नाम दिख जा, ग्रुप में कोई काम आया, बहुत ध्यानपूर्वक लगा के पढ़ना होगा। आज समझ लो, ठीक। मैं तो यहाँ एक उदाहरण दिया, मेरे पास उदाहरण की कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं खाली वक्त में बैठ कर यही देखता हूँ, मुझे इन सब चीजों का शौक है। लोग क्या मोबाइल में क्या देख रहे हैं, मैंने मोबाइल में देख रहा है कि सरकार ने पशुधन के लिए और क्या कर दिया। अभी मुझे ना मेरी आम हो जाए, जिस तरह तुम गाना देखो ना और तुम्हारे बार बार देखने से याद हो जा, मेरे बार बार देखने से सब चीजें याद हो जा, मैं ही देखूं बैठ कर। और संरचना की वीडियो दोबारा में देखी होगी तुमने किसी ने, तो कैसे याद हो जाएगा तुम्हारा? और जो मैं देख रहा था ना उसका, मैंने 2-3 बार देखी होगी, उसकी टीचर की वीडियो 2-3 बार देखी होगी। एक बार तो नोट्स बना के देखी होगी, और दूसरी बार चलते फिरते वैसे जो मुझे टाइम मिलेगा होगा। तो क्यों ना याद हो मेरे, इतना डाटा मेरे क्यों ना याद हो? एकीकृत इंटीग्रेटिंग फार्मिंग है, ये मैंने कई बार वीडियो देखी होगी, कई बार। और अभी मैं सर्च कर लूं, कुछ ना कुछ देखते जाता हूँ, कुछ नई नई चीजें पता लग जाए मुझे, ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। आया समझ? इस तरह रिलेटेड कुछ फंस जा तुम। मत्स्य पालन से संबंधित इस बजट में क्या कहा गया, सरकार क्या बोल कर चली गई थी, और सरकार के द्वारा हाल ही में कौन सी योजना चलाई जा रही मत्स्य पालन क्षेत्र में? तुम्हारा काम आज 3 का काम लिखो, नंबर 1 लिखो। नंबर 1, भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में
भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए प्रयास। भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए प्रयास आजादी के बाद। राइट में लिखो आजादी के बाद। आजादी के आजादी के बाद। नंबर 1 लिखो पशुपालन क्षेत्र में। नंबर 2 लिखो पशुपालन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए प्रयास। ये योजनाएं, प्रयास योजनाएं की मतलब वो। ठीक, देखते तुम क्या क्या डाटा लिख के लेके आते हो, कितनी जानकारी होती है तुम्हें, और अच्छी तरह तमीज से कौन सा क्लियर करके लेगा ना। अगला क्वेश्चन लिखो एकीकृत कृषि किसे कहते हैं। एकीकृत कृषि या मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। सरकार द्वारा किए गए प्रयास, इसे बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास। यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है एकीकृत कृषि वाला। एकीकृत कृषि या मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, इसे बढ़ावा देने हेतु किए गए सरकार के द्वारा प्रयास। इसे पढ़वाना तुम घर जाकर। मत्स्य पालन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए प्रयास। मत्स्य पालन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए प्रयास। मत्स्य पालन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए प्रयास। ओके, ठीक। एक और चीज पढ़नी तुम्हें, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, तीनों लिखो। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, और सभी तीनों इसी कॉपी में लिखना है जाकर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो जो तुमने डाटा लिखा था ना, ये योजनाएं पढ़ी थी NIMP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, सब फिर कॉपी में कर देना। समझ में आया, चेक होगी फिर कॉपी कल कोई इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की है सारी चेक होगी, शनिवार है कल, सब चेक होगी। डाटा लेगा सारी कॉपी दिखाना। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। ठीक, आज हम इसे यही रोकते हैं, कहानी कल आगे बढ़ाएंगे। कल बताऊं क्या पढ़ रहे होंगे, कल बताऊं क्या पढ़ रहे होंगे, कल मैं पढ़ा रहा हूँ। सुन लो ध्यान लगेगा कि पशुपालन के अंतर्गत सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। आज मैंने इसलिए काम दिया तुम, ताकि तुम यहाँ सर्च करो और तुम्हें भी तो पता चलेगा, मेहनत करना किसे कहते हैं। पशुपालन मैंने जैसे मेहनत करी, फिर कल बताऊंगा तुम्हें कि सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए और लिख कैसे सकते हैं। फिर मैं तुम्हें मेंस से क्वेश्चन लिखाऊंगा मेंस के, और तुम्हें खुशी होगी महसूस, और तुम मुझे पल भर में उसके बारे में 20 लाइन बता दो खड़े खड़े। तुम इसके बारे में बताऊंगा कल को, मैं तुम्हें कल इसके बारे में बताऊंगा, तभी से बताऊंगा वो समझ। आया समझ कल।